हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात किए थे जो कि ड्रोसोफिला पर था। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ओके, उस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आज मैं बताने वाला हूं, जिसको लिंकेज कहते हैं। लिंकेज या सहलग्नता। देखो, आउटलाइन बता देता हूँ। एक्चुअली आज इस लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, आप लोग पढ़ चुके हो मेंडल का फोर्थ लॉ या थर्ड लॉ भी बोल सकते हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका मतलब क्या था? यदि पेरेंट में कोई दो कैरेक्टर्स हैं, उनके लिए जो जिम्मेदार जीन हैं गैमीट्स में अलग हो जाते हैं और वापस जाइगोट में यूनाइट होकर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, F2 जनरेशन में जैसे दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें 9:3:3:1। यदि सिंगल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो वो फिनोटाइप F2 जनरेशन में 3:1 आता है। ठीक है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे हाइट ऑफ प्लांट एंड कलर की बात की जाए तो पहले दोनों के डोमिनेंट, एक का डोमिनेंट एक का रिसेसिव और दोनों के रिसेसिव। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी ऐसे ही कॉम्बिनेशंस 3:1 के कॉम्बिनेशंस में बनते थे। मैं आप लोग को ये चीज समझा चुका था पहले कि जो जीन्स हैं उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। मतलब जो लक्षण हैं वो एक दूसरे से फ्री हैं, स्वतंत्र रूप से अपने आने वाली पीढ़ियों में गति करते हैं। क्लियर है? स्वतंत्र रूप से गति इसलिए करते थे क्योंकि उनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं था। जीन्स के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं था। जीन्स क्रोमोसोम पर होते हैं, क्रोमोसोम के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं था। ये मैं पिछले लेक्चर में आप लोग को पढ़ा चुका हूं। ओके, अब देखो, मान लो कि दो जीन के बीच में कोई एसोसिएशन हो, दो जीन, दो लक्षणों के जीन एक ही क्रोमोसोम पर हो। ऐसा होता है लेथाइरस ओडोरेटस में, स्वीट पी में। सबसे पहले देखा था उसको बैटसन एंड पुनेट ने, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय तक क्रोमोसोम का जो स्टडी बताया था मैं पिछले क्लास में कि मियोसिस की स्टडी की गई अंडर माइक्रोस्कोप, देखा गया कि उसमें क्रोमोसोम्स जोड़े में होते हैं, सेपरेट होते हैं। मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस उस समय तक क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए बैटसन एंड पुनेट ने नहीं बता पाया कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, दो जीन के बीच में लिंकेज कैसे होता है, कुछ लक्षण एक साथ गति कैसे कर रहे हैं। ये बैटसन एंड पुनेट ने नहीं बता पाया। 1902 या उसके बाद मॉर्गन ने स्टडी किया ड्रोसोफिला पर स्टडी किया। उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स पर स्टडी किया और पाया कि ड्रोसोफिला में कुछ लक्षण ऐसे हैं जैसे कि उनका आई कलर, आंख का कलर और शरीर का कलर दोनों एक साथ इनहेरिट होते हैं। यदि पेरेंट का आई कलर रेड है और शरीर का कलर येलो है, समझना मेरी बात, पेरेंट का आई का कलर, आंख का कलर यदि रेड है और शरीर का कलर येलो है तो उसकी जितनी संतानें होंगे उनमें रेड आई वाली संतानों के साथ हमेशा येलो कलर का ही बॉडी होगा। ऐसा देखा मॉर्गन ने, इसीलिए उन्होंने स्टडी किया तो पाया कि रेड कलर और येलो कलर, मतलब आई का कलर और बॉडी का कलर, दोनों का जीन एक ही क्रोमोसोम पर होता है। जब दोनों के जीन एक ही क्रोमोसोम पर है, सिंगल क्रोमोसोम पर है, दोनों के जीन एक ही क्रोमोसोम पर है तो सिंपल सी बात है, गैमिट्स बनेंगे। गैमिट्स में एक क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेट जाएगा तो उस एक क्रोमोसोम, गैमिट के एक क्रोमोसोम में आई कलर का भी जीन होगा और बॉडी कलर का भी जीन होगा। दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर होंगे। वो गैमिट जिस भी जाइगोट में जाएगा, जितने भी जाइगोट में जाएगा, मैं उस क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, वो क्रोमोसोम जिस भी जाइगोट में जाएगा, उस जाइगोट से होने वाले ऑफस्प्रिंग्स, जितने भी संतानें होंगी उस जाइगोट से, उस गैमिट से, यदि उनके लाल आंख हैं तो उनका बॉडी भी येलो कलर का ही होगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि रेड आई वाले के साथ रेड आई और बॉडी कलर का फ्री इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, ऐसा नहीं होता। रेड आई येलो बॉडी से कनेक्टेड है।
उससे कंसर्न्ड है। यदि रेड आई होगा बच्चों में तो बच्चों में येलो बॉडी भी होगा। यदि रेड आई नहीं होता है, वाइट आई होता है दूसरे कलर का, या फिर ब्लैक आई होता है, जो भी होता होगा, तो उसके साथ बॉडी कलर येलो नहीं जाएगा। हो सकता है थोड़े बहुत कॉम्बिनेशंस हो जाएं, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाए, और कॉम्बिनेशन कब होगा वो आगे देखिए। लिंकेज या संलग्नता का मतलब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। क्या बताया हूं? मान लो कि किसी पेरेंट में ये क्रोमोसोम के जोड़े हैं, पेरेंट है डिप्लॉइड। एग्जाम्पल के लिए मैं ड्रोसोफिला ही मान लेता हूं। ड्रोसोफिला फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। उसमें 2 जीन, ये देखो होमोलोगस क्रोमोसोम पर मैंने 2 जीन बनाए हैं। मान लो कि एक जीन ए है और दूसरा जीन बी है। इस पेरेंट को होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कुछ भी मान सकते हो। चलो मैं हेटेरोजाइगस मान लेता हूं। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हुआ। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये पेरेंट है। इसके एक क्रोमोसोम पर कैपिटल ए जीन है और कैपिटल बी जीन है, तो दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल ए जीन है, स्मॉल बी जीन है, ठीक है ना। चलो एक दूसरा पेरेंट भी मान लेता हूं इसके साथ। कोई मेल पेरेंट है, कोई फीमेल पेरेंट है, ओके, इस पर भी जीन मान लेते हैं अपन। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन कुछ भी मानो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जीन मान लो इस पर भी है, ठीक है ना। तो इनसे बनने वाले गैमेट्स कौन कौन से होंगे? कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी, ऐसे गैमेट्स बनेंगे दोनों के। कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, ऐसे गैमेट्स बनेंगे। अब बताओ इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, F1 जनरेशन या फिर F2 जनरेशन में कुछ भी बना सकते हो। पेरेंट को F1 जनरेशन मानो तो जो अभी ऑफस्प्रिंग्स बनाने जा रहा हूं उनको F2 मानना पड़ेगा। यदि पेरेंट को आप पेरेंट मानते हो, मतलब F1 जनरेशन से भी होमोजाइगस पेरेंट मानते हो, तो फिर पेरेंट F1 जनरेशन, आगे बनाने वाला F2 जनरेशन। यदि पेरेंट को आप 0 जनरेशन मान रहे हो तो अभी जो बना रहा हूं वो F1 जनरेशन होगा। देखो कुछ भी मान सकते हो। तो इससे बनने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म, इससे बनने वाले जितने भी इसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, मैं सिर्फ 4 बना रहा हूं, हजारों की संख्या में बनते हैं, ठीक है, ताकि हमारा रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करने में, रिजल्ट को समझने में आसानी हो। इसलिए बहुत सारे इस ऑफस्प्रिंग्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है अपने। देखो पहला ऑफस्प्रिंग मान लो, क्या होगा? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर है? देखो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये होगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ऑफ स्प्रिंग्स देखो, ठीक है ना। ये जो पेरेंट है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ठीक। अब बताओ जो ऑफ स्प्रिंग्स बने, यदि हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मानते जैसे कि मेंडल माना करता था, तो ऑफ स्प्रिंग्स कैसे मिलते अपने को? हाँ, ऑफ स्प्रिंग्स का फिनोटाइप थोड़ा अलग होता। जीनोटाइप 1:2:1 मिलता, फिनोटाइप 3:1 मिलता, ऐसा होता। लेकिन यहां पर देखो जो पेरेंट कैपिटल ए जीन वाले हैं, कैपिटल ए फिनोटाइप वाले हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप से फिनोटाइप होता है। जो पेरेंट कैपिटल ए फिनोटाइप वाले हैं, जरूरी है कि वो कैपिटल बी फिनोटाइप वाले होंगे। क्यों? इसका रीजन ये है कि जहां जहां कैपिटल ए जाएगा उसके साथ साथ कैपिटल बी भी जाएगा। क्लियर है? कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए नहीं जा सकता। क्लियर है? क्योंकि दोनों एक ही क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज या संलग्नता। यहां पर ए जीन बी के साथ लिंक है
या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि जो बी जीन है वो ए के साथ लिंक है। सिंपल सी बात है। ओके, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, चलो एक एग्जांपल और बताता हूं, आप अच्छे से समझो। एग्जाम्पल नंबर 2, लिंकेज को समझाने के लिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो कि ये पेरेंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी, दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है, दोनों जीन। ये होमोजाइगस है, कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है ना, एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है। ओके, दूसरा पेरेंट है, इसमें जो जीन है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ये होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, ये पेरेंट है। इनका F1 जनरेशन दोनों का हाइब्रिड बनेगा। कैसा हाइब्रिड बनेगा भाई? इसके पास ये जो दोनों क्रोमोसोम पर है, एक पर होगा कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरे पर होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर है? देखो गैमिट्स के थ्रू, गैमिट्स कैसे बने पेरेंट्स के? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे गैमिट्स बने हैं पेरेंट्स के। तो जब ये ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगे तो सिंपल सी बात है, जिस क्रोमोसोम पर कैपिटल ए उसी क्रोमोसोम पर कैपिटल बी, जिस क्रोमोसोम पर स्मॉल ए उसी क्रोमोसोम पर स्मॉल बी भी। ये चीज होगा भाई। कैपिटल ए के साथ जो गैमिट्स बना है वो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी बन ही नहीं सकता होमोजाइगस कंडीशन में। अब चलो F2 जनरेशन के लिए पहले गैमिट्स बनाओ। गैमिट्स कैसे बनेंगे? जिस गैमिट्स में कैपिटल ए उसमें कैपिटल बी ही होगा, जिस गैमिट्स में स्मॉल ए उस गैमिट में स्मॉल बी ही होगा, क्योंकि दोनों जीन एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अलग अलग टाइप के गैमिट्स बनेंगे क्या? बताओ, कैपिटल ए स्मॉल बी गैमिट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। या फिर स्मॉल ए कैपिटल बी गैमिट बनेगा क्या? नहीं भाई, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पर हैं। जिस पर कैपिटल ए जाएगा उसी पर कैपिटल बी जाएगा, जिस पर स्मॉल ए जाएगा उस पर स्मॉल बी ही जाएगा। क्लियर है? हैप्लॉइड ऐसे बनेंगे। देखो अब मेरी बात सुनो, मैं F2 जनरेशन बनाने जा रहा हूं। F2 जनरेशन में कैसे कैसे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा एक ऑफस्प्रिंग। मान लो इस दोनों गैमिट्स कैपिटल ए कैपिटल बी वाले हैं, तो कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा। और क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है कि भाई ये नया कॉम्बिनेशन कैसे आ गया। ध्यान देना, कैपिटल ए कैपिटल बी एक गैमिट से आया है और दूसरे गैमिट से स्मॉल ए स्मॉल बी। इसको ज्यादा अच्छे तरीके से ऐसे लिख देता हूं मैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ओके, ये दूसरा ऑफस्प्रिंग हो गया। तीसरा ऑफस्प्रिंग स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? चलो F2 जनरेशन और F1 जनरेशन के फिनोटाइप की बात कर लेता हूं। कुछ नया फिनोटाइप आया क्या दोनों लक्षणों के कॉम्बिनेशन वाला? देखते हैं, चेक करते हैं, कुछ नया कॉम्बिनेशन आया क्या दोनों लक्षणों के कॉम्बिनेशन वाला? मतलब ए लक्षण के साथ कैपिटल ए लक्षण के साथ स्मॉल बी वाला कैरेक्टर आया क्या, जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हुआ करता था? चेक करते हैं। देखो इसका फिनोटाइप क्या है, इसका लक्षण प्रारूप कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। फिनोटाइप F1 जनरेशन का क्लियर है। F2 जनरेशन की बात करते हैं, इन दोनों का फिनोटाइप कैसा होगा? कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी। ओके, इसका फिनोटाइप कैसा होगा? स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। बताओ, जैसे पेरेंट है वैसा ही फिनोटाइप आया या कुछ फेरबदल हुआ? फेरबदल तो नहीं हुआ। ए फिनोटाइप के साथ स्मॉल बी का फिनोटाइप नहीं आया, स्मॉल ए फिनोटाइप के साथ कैपिटल बी का फिनोटाइप नहीं आया। क्यों? क्योंकि दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर संलग्न है, लिंक्ड है। ठीक है ना? ऐसा एक्सपेरिमेंट किया मॉर्गन ने और बताया कि नए कॉम्बिनेशंस फ्री असॉर्टमेंट या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीन संलग्न है, जीन लिंक्ड है।
समझे मेरी बात? तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज लिंकेज। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं समझने के लिए। समझने के लिए एक चीज और इसी का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो, दो कंडीशन है हमारे पास। एक कंडीशन ऐसा है जिसमें दोनों लक्षणों के जीन ए के और बी के जीन एक ही साथ एक ही क्रोमोसोम पर है। क्लियर है? दूसरा कंडीशन बता दे रहा हूं मैं। दूसरा कंडीशन ध्यान देना, ए के जीन अलग क्रोमोसोम पर और बी के जीन अलग क्रोमोसोम पर। ठीक है ना? नए कॉम्बिनेशंस F2 जनरेशन में कब बनेंगे? नए नए कॉम्बिनेशंस कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी का कैरेक्टर कब आएगा? जब दोनों के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर है। ठीक, तभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन होगा। ओके, देखो ये जो दूसरा वाला कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2, ये कहता है दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन होगा F2 जनरेशन में। ये जब F2 जनरेशन इनका आएगा तो F2 जनरेशन का फिनोटाइप देखना, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी का भी फिनोटाइप हो सकता है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी का भी फिनोटाइप हो सकता है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी का भी फिनोटाइप हो सकता है, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी का भी फिनोटाइप हो सकता है। ऐसा फिनोटाइप बन सकता है 9:3:3:1। आप लोग पढ़ चुके हो मेंडलिज्म में। ठीक है ना? ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडलिज्म को फॉलो करता है। पहला कंडीशन देखो, इसमें F2 जनरेशन में बता दो, F2 जनरेशन में क्या कभी कैपिटल ए के साथ F2 जनरेशन के फिनोटाइप में, लक्षण प्रारूप में कैपिटल ए लक्षण के साथ क्या कभी स्मॉल बी का लक्षण आ सकता है क्या? नहीं आएगा भाई, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही जाएगा। इसलिए कैपिटल ए के साथ कभी भी स्मॉल बी नहीं जाएगा, कैपिटल ए के साथ हमेशा कैपिटल बी लक्षण ही जाएगा। स्मॉल ए लक्षण है तो इसके साथ स्मॉल बी लक्षण ही जाएगा। बताओ नए कॉम्बिनेशंस बने क्या फिनोटाइप के या लक्षण प्रारूप के? नहीं भाई, नए कॉम्बिनेशंस तो नहीं बने। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन लिंकेज को दर्शाती है, ये कंडीशन संलग्नता को दर्शाती है। ठीक है ना? अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें नए कॉम्बिनेशंस कब आएंगे? इसमें कब आएंगे भाई नए कॉम्बिनेशंस? इसमें थोड़े बहुत नए कॉम्बिनेशंस आते हैं। ऐसा स्टडी किया था मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर। उसने देखा कि भाई 90%, 60%, 70%, 99% कैरेक्टर्स जस्ट पेरेंट के होते हैं, लिंकेज होता है। लेकिन थोड़े बहुत नए कैरेक्टर्स कैसे आ रहे हैं? थोड़े बहुत नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मान लो कि 90% ऐसे कॉम्बिनेशन बने, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पैतृक लक्षण बने 90%, तो 10% है वो नए कैरेक्टर बनते हैं। नए कैरेक्टर बनते हैं मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टाइप के कैरेक्टर बनते हैं। कैसे नए कैरेक्टर या फिनोटाइप कैसे बनेंगे बताऊं? हो सकता है कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी का फिनोटाइप आ जाए या फिर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी का फिनोटाइप आ जाए। ऐसा होता है, ऐसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में ऐसा होता है। ठीक है ना? ऐसा कैसे होता है बोलोगे, सर कैपिटल ए के साथ तो कैपिटल बी जीन है, तो फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी जीन कहां से आ गया? स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी जीन कैसे चला जाएगा? कुछ काटा पिटी हुआ है क्या? यदि अलग अलग क्रोमोसोम पर होते तो बिल्कुल फ्री होते, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते, लेकिन यहां पर तो लिंकेज है, तो फिर ऐसा नया कॉम्बिनेशन, नया काटा पिटी कैसे हुआ? देखो कैसे हुआ बताता हूं। ये न्यू कॉम्बिनेशंस जो बने हैं, ये क्यों बने हैं? दिस इज ड्यू टू, क्यों? इसका कारण क्या है? ड्यू टू
क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, समझे मेरी बात? क्रॉसिंग ओवर को बोल सकते हो कट पिट के अदला बदली हो जाना, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन। अब बोलोगे सर पुनर्योजन शायद कभी पढ़े थे 11th या 12th क्लास में, सेल डिवीजन में पढ़े थे। चलो मैं बताता हूं पुनर्योजन क्या होता है। देखो, हाँ भाई देखो इधर पुनर्योजन क्या होता है, आप लोग समझ गए होगे पुनर्योजन क्या होता है। देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा बनता है कब? मियोसिस में, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस कब होता है? ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम के जोड़े आधे रह जाएं गैमिट्स बनाने के लिए, इसीलिए तो गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं। तो मियोसिस का मतलब, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का सेट आधा रह जाए, मतलब डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड गैमिट्स बनाने के लिए जो सेल डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस। तो मियोसिस के जाइगोटीन फेज में, युग्मपट अवस्था में युग्म बनता है, जोड़ा बनता है क्रोमोसोम का। क्लियर है? जोड़ा बनने के बाद पैकेटिंग में, पैकेटिन को हिंदी में स्थूल पट अवस्था बोलते हैं। पैचेस बनते हैं एक दूसरे पर, जब ओवरलैप हो जाएंगे तो उसको हम कहते हैं पैचेस या स्थूलन। देखो ये स्थूलन नजर आ रहा है, तो पैकेटिन अवस्था में स्थूलन बनता है। आसपास में कोई एंजाइम आता है दौड़ते हुए, ये देखो ये एंजाइम है, आता है इस आसपास में छुरी लेकर, चाकू लेकर आता है। ऐसा नाइफ है ये एंजाइम जो काट पीट कर देता है। कब? पैकेटिन में। ये एंजाइम है, ये काटने वाला एंजाइम है, काटने पीटने और जोड़ने वाला एंजाइम है। जब स्थूलन बना, एक साथ आ गए दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक साथ आ गए, इसको लगा कि अब अच्छा मौका है काटने का, तो लो ये काट देता है। अब ये आंख मुंद कर काट देता है, जहां इसको मन करे वैसे काट देता है। 100% नहीं काटेगा ये तो अंधा एंजाइम है, बिल्कुल अंधा है ये। आंख बंद करके एक बार छुरी चला देता है, कटा तो कटा, नहीं कटा तो ठीक, कटा तो भी ठीक। ये पैकेटिन अवस्था में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे पर पैच बनाते हैं और ये एंजाइम आकर काट देता है और जोड़ देता है। काटना प्लस जोड़ना, देखो काटना प्लस जोड़ना, इसको हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन। री का मतलब पुनः, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना। तो ये एंजाइम है, ये रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन का काम करता है, काट के पुनः जोड़ने का काम करता है, रिकॉम्बिनेशन का काम करता है। इसलिए इस एंजाइम का नाम होगा रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज, ठीक है ना? ये पैकेटिन अवस्था में, स्थूल पट अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स, इसको काट के जोड़ देता है। जब काट के जोड़ देगा, रिकॉम्बिनेशन कर देगा, तो क्या होगा? देखो, ये जो पहला क्रोमोसोम था होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको मैं पहला दूसरा ऐसे भी बोल सकता हूं, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स टूट के एक दूसरे में चले गए। देखो, मान लो कि क्रोमोसोम ए और इसको और अच्छे से बता देता हूं। मान लो कि इस क्रोमोसोम में यहां पर ए जीन है, यहां पर बी जीन है, और इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी जीन है। क्लियर है? देखो यहां पर कैपिटल ए जीन और ये कैपिटल बी जीन, और इसमें स्मॉल ए और ये वाला स्मॉल बी जीन, ठीक है ना? ऐसे हैं। जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन के कंडीशन में जो पहला वाला क्रोमोसोम था उसमें कैपिटल ए जीन के साथ स्मॉल बी जीन आ गया,
और जो दूसरा वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें स्मॉल ए जीन के साथ कैपिटल बी जीन आ गया। समझे मेरी बात? तो हुआ क्या कि क्रोमोसोम का एक दूसरे से रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रॉस हो गया, एक दूसरे पर चले गए। इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। ठीक है ना? कौन सा एंजाइम किया रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेज, काटने वाला और जोड़ने वाला। रिकॉम्बिनेज के दो पार्ट होते हैं। काटने वाले को हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस, काट दिया, न्यूक्लियस काट दिया, और बाद में दूसरा पार्ट जोड़ दिया, तो इस एंजाइम के दूसरे पार्ट को हम कहेंगे लाइगेज। ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो और मैं पढ़ाऊंगा, इसकी चिंता मत करो। ठीक है ना? देखो नया कॉम्बिनेशन बना। अब ध्यान देना मेरी बात, ये जो नया कॉम्बिनेशन बना इसका बताओ, ये जो क्रोमोसोम है एक में कैपिटल ए जीन के साथ आ गया स्मॉल बी जीन और दूसरे में स्मॉल ए जीन के साथ आ गया कैपिटल बी जीन। ठीक है ना? तो अब नए टाइप के गैमिट्स बने हैं भाई। जनरली ऐसा नहीं होता, 90% केसेस में ऐसा क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। जो नए टाइप के गैमिट्स बने हैं, हाइब्रिड गैमिट्स बने हैं, वो कैसे बने? हाइब्रिड गैमिट्स कैसे बने? रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर से। क्लियर? अब देखो, चलो भाई यहां देखो ये 10% नए टाइप के फिनोटाइप आए, नए फिनोटाइप्स आए। क्यों? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। समझे मेरी बात? तो ये सब स्टडी किया, लिंकेज का स्टडी किया मॉर्गन ने। उन्होंने पाया कि 90% केसेस में या फिर उससे भी ज्यादा या कम केसेस में लिंकेज होता है, लेकिन थोड़े बहुत नए कैरेक्टर्स आते हैं। ये नए कैरेक्टर्स आते हैं ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। समझे मेरी बात? पुनर्योजन के कारण नए कैरेक्टर्स आते हैं। क्लियर? इसके आधार पर इन्होंने थ्योरी दिया। कौन? बता दो नाम। अरे किसने स्टडी किया? कौन स्टडी कर रहा है? मॉर्गन साहब, थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने थ्योरी दिया। क्या थ्योरी दिया? इन्होंने बोला पहली बात कि फ्री असॉर्टमेंट नहीं होता। नो फ्री असॉर्टमेंट ऑफ सम कैरेक्टर्स। कुछ लक्षणों का स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता। क्यों? इसके पीछे का रीजन है ड्यू टू लिंकेज। लिंकेज या एक दूसरे से जुड़े रहने या एक ही क्रोमोसोम पर दो लक्षणों के जीन होने से फ्री असॉर्टमेंट नहीं हो पाता। ठीक है ना? लिंकेज का मतलब भी समझाया उन्होंने। पहला लाइन लिख रहा हूं, स्वतंत्र अपव्यूहन कुछ लक्षणों का नहीं होता क्योंकि उनमें लिंकेज होता है। उन्होंने बताया कि लिंकेज क्या है? जीन का फिजिकल एसोसिएशन, या जो जीन है, जीन का या लक्षणों का एक ही क्रोमोसोम, एक ही गुणसूत्रों पर होना लिंकेज कहलाता है। एक ही गुणसूत्रों पर होना या भौतिक रूप से जुड़े होना। दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर है या लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या बहुत पास पास में हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं लिंकेज। और इस लिंकेज के कारण फ्री असॉर्टमेंट या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। पहला लाइन क्लियर है? ये लाइन पढ़ने पर मत जाना, मैं तो आपको समझा रहा हूं। लाइन लिखा हुआ तो आपको जितने बुक खरीदोगे, हजारों बुक खरीदोगे तो सब में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इस चीज को समझना प्लीज। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है किसी चीज को याद करने से, रटने से।
चलो ठीक है, आप बोलोगे याद नहीं करते, रटते नहीं है भाई। जब तक वो माइंड में सेट नहीं होगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो समझना तो नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप समझो अच्छी तरह से। लिखा हुआ तो कहीं भी मिल जाएगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, उसमें भी लिखा हुआ रहेगा। ओके, अब दूसरी बात देखो, चलो पहला लाइन और क्लियर कर देता हूं। लिंक्ड जीन है इसीलिए उनमें फ्री असॉर्टमेंट नहीं होता। नो फ्री असॉर्टमेंट ड्यू टू लिंकेज। पहली बात क्लियर। अब इसी में जोड़ सकते हो, इसी में एक लाइन और जोड़ रहा हूं। न्यू कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं? न्यू कैरेक्टर्स आर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। जो थोड़े बहुत नए लक्षण आते हैं वो क्रॉसिंग ओवर के कारण आते हैं। यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, वो एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम नहीं करता, तो बिल्कुल भी नए लक्षण नहीं आते। बताओ नए लक्षण क्यों आए? कौन सा ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें नए लक्षण आते हैं, नए लक्षणों के गैमिट्स बनते हैं, नए टाइप के गैमिट्स बनते हैं? ऐसा कौन सा सेल डिवीजन है? अर्धसूत्री, मियोसिस। ठीक है ना? मियोसिस कहां पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ लैंगिक जनन में ही मियोसिस पाया जाता है। समझे मेरी बात? तो लैंगिक जनन के द्वारा जितने भी संतति बनते हैं उनमें थोड़े बहुत नए लक्षण आते हैं, थोड़े बहुत नए लक्षण आते हैं। ज्यादातर लक्षण तो उनके माँ बाप के समान होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत दोनों के मिक्सअप वाले कैरेक्टर्स आते हैं, दोनों के नए लक्षण आते हैं। क्लियर है? ऐसा जरूरी भी है विकास करने के लिए, नहीं तो पता चला कि 10 साल पीढ़ी जैसे थे वैसे ही हम आज भी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 10 साल पहले, सॉरी 10 पीढ़ी पहले या 3-4 पीढ़ी पहले भी मान लो जैसे थे, हम उनसे कुछ अलग हो चुके हैं। ये अलग क्यों हुए हैं? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट ध्यान देना, मॉर्गन साहब का सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ध्यान देना मॉर्गन साहब का। पहले समझ लो सेकेंड पॉइंट को। मान लो कि ये 2 जीन है, ठीक है ना? एक है ए और दूसरा है बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये कंडीशन नंबर 1। एक दूसरा कंडीशन बता रहा हूं मैं, जिसमें ये जो जीन है, ये क्रोमोसोम बहुत लंबा है ना, क्रोमोसोम बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं क्रोमोसोम। दूसरा कंडीशन बता रहा हूं मैं। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। देखो, फर्स्ट कंडीशन ये बनाया और ये है सेकंड कंडीशन, ठीक है ना? ध्यान देना मेरी बात को। मैं आपको बता चुका हूं कि जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है उसके पास नाइफ होता है, काटने वाला नाइफ न्यूक्लियस और जोड़ने वाला नाइफ लाइगेज, ठीक है ना? उसके पास 2 पार्ट होते हैं, वो काट के जोड़ने का काम करता है, सिर्फ काट के जोड़ने का काम। ऐसा नहीं कि पीछे पड़ जाता है, उसको आसपास में कुछ मिला काट के जोड़ देगा बस। मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसको काट दूंगा फिर जोड़ दूंगा, आंख मूंद के एक बार काटूंगा फिर जोड़ दूंगा, सिर्फ इतना ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। नहीं देखूंगा कि भाई क्या है कैसे है, बस मैं काटूंगा और जोड़ दूंगा। मेरे को मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ काम है काटना और जोड़ देना, ठीक है ना? अब ध्यान देना, ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, इसका काम है काटना, मतलब न्यूक्लियस प्लस लाइगेज काट के जोड़ देगा, इसीलिए तो इसका नाम रिकॉम्बिनेज पड़ा है। देखो, इसका काम है कुछ भी मिले सामने एक बार काटना और जोड़ देना, ठीक है? अब मान लो कि मैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम, मान लो मैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। एक बात बताना भूल गया मैं, इसमें भी क्रोमोसोम बनाते रहे, कैपिटल ए, कैपिटल बी,
स्मॉल ए स्मॉल बी। देखो 2 जीन बनाया हूं। पहले कंडीशन में भी क्रोमोसोम पर 2 जीन बनाया, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, और दूसरे कंडीशन में भी कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, दोनों में बनाया हूं मैं। अब मेरा काम है काटना और जोड़ना। चलो पहले कंडीशन के सामने मैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम, मैं आंख बंद करके काट के जोड़ दूंगा, ठीक है ना। चलो ये सामने काट रहा हूं, ये काट के अब मान लो जोड़ दिया। अब देखूं क्या हुआ। अरे यार ए और बी तो कटा ही नहीं भाई, ए और बी तो कटा ही नहीं। चलो एक बार और ट्राई करता हूं। अरे अभी तो कट गया, ठीक है ना। एक बार और ट्राई करता हूं। किधर जाऊं किधर जाऊं, नहीं कटा, नहीं कटा यार। ए और बी जीन दोनों थोड़ी ना कटा। देखो कहाँ कटा ए और बी जीन। ए जीन यहाँ है, बी जीन यहाँ है, और काटा मैंने कहाँ, दूसरी जगह। बोलो कटने का प्रोबेबिलिटी कम है ना, कम है। ए और बी को के अलग होने की प्रोबेबिलिटी कम है। और जो दूसरी बार काटा उसमें तो बी जीन कट गया, बी जीन खराब हो गया भाई, या फिर मान लो बाई चांस कट गया। मतलब ये जो फर्स्ट कंडीशन ऐसा है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम 90% केसेस में काम नहीं किया, 10% केसेस में काम कर लिया। क्लियर है। अब जो दूसरा कंडीशन है इसको ध्यान देना। दूसरा कंडीशन, मैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम हूं, मेरा काम है काटना और जोड़ना। चलो पहली बार काट दिया, दूसरी बार काट दिया, तीसरी बार काट दिया, चौथी बार काट दिया। हाँ अरे यार और काट के देखता हूँ, 1 2 3 4 5 काट दिया। क्या बात है, क्या बात है, हर बार कट रहा है। देखो ए जीन और बी जीन, ए जीन और बी जीन रिकॉम्बिनेज एंजाइम को दोनों को अलग करना बहुत आसान है। इसके पीछे का रीजन आप समझ गए होंगे। इसके पीछे का रीजन ये है कि यदि 2 जीन बहुत पास पास में हैं तो उनको रिकॉम्बिनेशन करना कठिन है, जबकि दोनों जीन बहुत दूर दूर में हैं तो रिकॉम्बिनेशन के चांस, कटने और जुड़ने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझे मेरी बात। तो दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, मॉर्गन का काम है लिंकेज के बारे में बताना। पहले पॉइंट में उसने लिंकेज क्या है ये चीज बता दिया, और लिंकेज कुछ कंडीशंस में नए लक्षण आ रहे हैं, उसका रीजन क्रॉसिंग ओवर है। पहले पॉइंट में बता दिया वो। दूसरे पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट बात बताया वो सुनो। ये जो दूसरा पॉइंट का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, इसका मतलब ये है कि जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन, वो प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन। जीन के बीच में जितनी दूरियां होंगी उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। क्लियर। रिकॉम्बिनेशन का दूसरा अर्थ आप दूसरे वर्ड में क्रॉसिंग ओवर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर, समझे मेरी बात। तो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर जीनों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। जीन के बीच की दूरी जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर। समझे मेरी बात, ठीक है ना। अब देखो, इसको ऐसे भी क्रॉसिंग ओवर का उल्टा लिंकेज भी बोल सकते हो। सहलग्नता, दूरियां जितना ज्यादा उतना कम सहलग्नता, दूरियां जितनी कम उतनी ही ज्यादा सहलग्नता, उतना ज्यादा लिंकेज। समझे मेरी बात, क्लियर। तीसरा पॉइंट, चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई जगह लिखा हो सकता है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। लिंकेज जीन की दूरियों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरियां बढ़ेंगी तो लिंकेज कम होगा, अगर दूरियां कम होंगी, पास पास में होंगे जीन, तो लिंकेज बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपात का मतलब यही होता है, आप लोग को पता है फिजिक्स, ठीक है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्लीज बायोलॉजी को ऐसा नहीं कि बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता है तो बायोलॉजी ही पढ़ते रहो, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी ध्यान दो, ओके।
ऐसे भी लिख सकते हो, क्रॉसिंग होगा। समझी मेरी बात? तीसरा पॉइंट ध्यान देना, तीसरा पॉइंट ध्यान देना। पहले समझो, मान लो कि ये एक सेल है, डिप्लॉइड सेल, द्विगुणित कोशिका, साफ साफ दिख रहा है, मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट बनाया है, जोड़ा बनाया है। इस पर एक जीन है ए, दूसरा है बी, तीसरा जीन सी, चौथा जीन डी, पांचवा जीन ई है, और दूसरे पर भी मान लो कुछ भी होगा, होमोजाइगस मानो, हेटेरोजाइगस मानो, कुछ भी बोल सकते हो, ए बी सी डी ई, ऐसे इतने सारे जीन्स हैं इसमें, ठीक है ना। अब बताओ, ये जीन लिंक्ड है एक दूसरे से? हाँ, लिंक्ड है, एक ही क्रोमोसोम पर है, तो सिंपल सी बात है, सारे जीन संलग्न हैं, एक ही क्रोमोसोम पर है, ठीक है ना। ये सारे जीन एक साथ युग्मकों में जाएंगे, एक साथ जाइगोट्स में जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे जीन एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इन जीनों का एक अपना ग्रुप है, ऐसा नहीं कि कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी अलग ग्रुप का आ गया, नहीं, ये जीन जहां भी जाएंगे एक साथ ग्रुप में जाएंगे। चलो, ये डिप्लॉइड सेल है, मान लो मैं इससे अब गैमीट बना दिया, गैमीट, ये गैमीट है, इसमें गैमीट हैप्लॉइड होता है, अरे भाई हैप्लॉइड है, तो इसमें ए बी सी डी ई, देखो स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आया क्या? नहीं, ये जो जीन है, ये सारे जीन एक ग्रुप में हैं, ग्रुप में ही जाते हैं, ग्रुप में ही आगे की ओर बढ़ते हैं, गैमीट्स में जाएंगे, जाइगोट्स में जाएंगे, ठीक है ना। तो एक ही क्रोमोसोम पर, ध्यान देना, एक ही क्रोमोसोम पर जितने भी जीन हैं, सभी जीन को हम संलग्न जीन बोलते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन है, बहुत सारे जीन हैं, इसीलिए एक ही क्रोमोसोम पर, एक सिंगल क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं, ऑल द जीन्स, सारे जीन का कितना, एक सिंगल ग्रुप बना है, एक समूह बना है, एक समूह बना है, समूह बना है, ए के साथ स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी के साथ स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, कैपिटल का ग्रुप नहीं है। एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जितने भी लिंक्ड जीन हैं, ये एक समूह बनाते हैं, इस समूह को हम कहते हैं लिंकेज ग्रुप या संलग्न समूह। संलग्न समूह का मतलब समझिए मेरी बात, जितने जोड़े के क्रोमोसोम उतने संलग्न समूह। संलग्न समूह या लिंकेज ग्रुप को आप कहाँ देखोगे? गैमिट्स में देखोगे। गैमिट्स में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, सिर्फ एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का। तो इसमें लिंकेज ग्रुप, एक एक जीन को देखना ज़्यादा आसान है, इसीलिए लिंकेज ग्रुप को देखा जाता है गैमिट्स में। मान लो कि मेरे सेल में 23 जोड़े क्रोमोसोम हैं। ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़े। तो बता दो कि कितने लिंकेज ग्रुप होंगे मेरे गैमिट्स में या मेरे सेल्स में। सेल की बात करो, गैमिट्स बोलो और सेल्स बोलो, दोनों एक ही बात है, बस डिफरेंस है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का। तो बताओ 23 जोड़े क्रोमोसोम हैं, तो मेरे सेल में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? जीन्स का कितना लिंकेज ग्रुप होगा? भाई 23 जोड़े हैं, तो हर एक क्रोमोसोम में, हर जोड़े के क्रोमोसोम में जितने भी जीन होंगे वो एक समूह, एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है ना। तो लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है कि जितने जोड़े के क्रोमोसोम, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हो होमोलोगस क्रोमोसोम। लिंकेज ग्रुप का मतलब जितने होमोलोगस क्रोमोसोम या पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर बोल सकते हो हैप्लॉइड क्रोमोसोम, जितने अगुणित गुणसूत्र होंगे उतने ही
लिंकेज ग्रुप होगा। क्लियर है? ठीक है ना? जितने अगुणित गुणसूत्र होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप होगा, उतने ही संलग्नता समूह होगा। तो मॉर्गन के ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो सेंस है, इसमें जो भाव हैं, जो आप समझे वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, यदि समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन, कहीं का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो बच्चों, मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा लेंदी है, आपको लगता होगा कि ये छोटी सी चीज को इतने देर तक क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं अभी इतना बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, पता है, मैं अभी सिर्फ आप लोग को लिंकेज थ्योरी पढ़ाया, लिंकेज थ्योरी पढ़ा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर प्लान। मैं लिंकेज का थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, संलग्नता सिद्धांत। इसमें मैं चाहता तो सिर्फ इतना बता सकता था कि लिंकेज का मतलब ये होता है, ठीक है ना, 1-2 एग्जाम्पल बता देता। उसके बाद लिंकेज थ्योरी दिया मॉर्गन ने, 3 पॉइंट्स बता देता कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। सिर्फ इतना मैं 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकता था, लेकिन मेरा इतना लंबा पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप इन पॉइंट्स को तो अच्छे से समझो ही, सारे बेसिक्स को अच्छे से समझो, प्लस इस बीच में मैं आपको सेल डिवीज़न के भी बेसिक्स बता दिया। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स बुरा मत मानना, मेरा तजुर्बा है, मैं बता रहा हूँ कि यदि अभी मैं आप लोग को सेल बायोलॉजी पढ़ाऊँ, सेल डिवीज़न पढ़ाऊँ, माइटोसिस और मियोसिस, तो उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसके आधे कॉन्सेप्ट्स तो मैं बता चुका आपको। आपको सेल डिवीज़न में बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सेल डिवीज़न को सिर्फ बुक से अब पढ़ लेते हो तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो बुरा मत मानना इस चीज़ को, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आने वाले समय पर जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें इतना टाइम लगने वाला नहीं। ओके, चल लिंकेज ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। संलग्नता समूह, मैं कह रहा हूं मटर का प्लांट, मटर का पौधा है, पी डिप्लॉइड होता है, उसकी सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना? उसमें टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? टोटल क्रोमोसोम होते हैं 14, ठीक है ना? बताओ कितने जोड़े क्रोमोसोम? पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के कितने जोड़े होंगे भाई? जोड़े तो 7 होंगे, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, छठवां, सातवां जोड़ा। ओके, 7 जोड़े हैं, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हुए? 14, मतलब 2n = 14, पेयर ऑफ क्रोमोसोम 7। बता दो हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम का कितना भाई? 2 जोड़े हैं, एक जोड़ा हटा दो, बचा एक जोड़ा। कितने क्रोमोसोम है एक जोड़े में? हैप्लॉइड गैमिट में कितने क्रोमोसोम है? 7, n = 7, ठीक है ना? अरे इस सेट में जो 7 क्रोमोसोम है वैसे ही क्रोमोसोम तो इस सेट में भी है, वैसे ही जीन तो इस सेट में भी है। मैं बोलूंगा लिंकेज ग्रुप बताओ, तो बोलोगे सर पहले क्रोमोसोम में इतने सारे जीन, दूसरे क्रोमोसोम में इतने सारे जीन, छठवें क्रोमोसोम में इतने सारे जीन, सातवें क्रोमोसोम में इतने सारे जीन, ये लिंकेज ग्रुप है। तो बताओ नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने हुए? लिंकेज ग्रुप संलग्न समूहों की संख्या, बोलोगे सर 7 इसमें टोटल 14। मैं बोलूँगा भाई जब 7 इसमें है, सारे जीन्स का नाम बता दिया आप हर एक क्रोमोसोम को, तो उसको डबल करने की क्या ज़रूरत है? जो दूसरा सेट है उसमें भी तो वही जीन है, सिंपल सी बात है ना? तो लिंकेज ग्रुप का मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम में जो ग्रुप्स होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स में जो ग्रुप हैं उसको कहते हैं लिंकेज ग्रुप। तो बता दो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे मटर में? 7। देयर आर 7 लिंकेज ग्रुप्स इन पी प्लांट। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये पूछता है मटर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 7 जोड़ी। कितने क्रोमोसोम? 14 क्रोमोसोम। कितने लिंकेज ग्रुप? 7 लिंकेज ग्रुप। कितने कैरेक्टर्स की स्टडी किए थे मेंडल ने? 7 कैरेक्टर्स की स्टडी किए थे। जो 7 कैरेक्टर थे वो कितने क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे? 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे, मतलब 4 जोड़ी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता
कि भाई कैरेक्टर तो 7 थे, 7 लक्षण थे और वो 4 जोड़ी के क्रोमोसोम पर उपस्थित थे, तो हो सकता है किसी एक क्रोमोसोम पर 2 कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। ठीक है ना, हो सकता है कि किसी एक क्रोमोसोम पर 2 लक्षणों या 3 लक्षणों के जीन भी उपस्थित हो सकते, एक से ज़्यादा लक्षण के जीन उपस्थित होंगे, तभी तो 4 जोड़ी क्रोमोसोम पर 7 लक्षण। लेकिन मेंडल बहुत लकी था, अरे उसको पता भी रहा होगा कि कुछ लक्षण मेंडलिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनका अलग अलग स्टडी किया। वो जानबूझकर, मेंडल जानबूझकर 2 लक्षणों का स्टडी एक साथ किया। वो 2 लक्षण जानबूझ के ऐसे लिए जिनका फ्री या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता था। ठीक है ना, उसको लगा होगा कि 7 साल का एक्सपीरियंस है उसका, 7 साल में कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। 7 साल में क्या उसको ये पता नहीं चला होगा कि कौन कौन से ऐसे 2 लक्षण हैं जिनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं हो रहा है, उसके रिजल्ट जैसा वो बोलता था वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसको पता था, जरूर पता रहा होगा, 7 साल स्टडी किया। लेकिन वो पब्लिश किसको किया, बताया किसको, जिसको वो समझ पाया। ओके, तो समझ में आई मेरी बात, लिंकेज का मतलब क्या होता है। दूसरा एग्जांपल देखो लिंकेज ग्रुप का, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 4 जोड़ी क्रोमोसोम, तो टोटल क्रोमोसोम 8। ठीक है ना, बताओ हैप्लॉइड गैमिट्स जो हैं उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 4। लिंकेज ग्रुप 4, और भी हैं, बहुत सारे हैं। मक्के का एग्जाम्पल ले सकते हो, बार्ली का एग्जाम्पल, बार्ली मतलब जौ का एग्जाम्पल, चूहे का, कुछ भी। तो उतना सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ दोनों से क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा एग्जाम्पल और लिख सकते हो, बार्ली या जौ। एक बात और बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, बार्ली और जो जंगली गेहूं होता है, जंगली गेहूं मतलब वाइल्ड वेराइटी ऑफ व्हीट। ठीक है ना, वाइल्ड वैरायटी, गेहूं की जंगली प्रजाति, जो सबसे बेसिक प्रजाति है, पहले उसका इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद उसमें फेरबदल करते गए, गेहूं का विकास किए, बहुत सारा उस पर एक्सपेरिमेंट किए, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड बनाए। तो जो गेहूं का ओरिजिनल वैरायटी है, जो वाइल्ड वैरायटी है, उसमें 7 पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम के, 7 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, टोटल 14 गुणसूत्र हो गए। सिंपल सी बात है। जो वाइल्ड वैरायटी है, गेहूं की वाइल्ड वैरायटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड वैरायटी गेहूं की जंगली प्रजाति और जौ में, गेहूं की जंगली प्रजाति और जौ में लिंकेज ग्रुप 7, हैप्लॉइड 7, तो लिंकेज ग्रुप 7। ठीक है ना, ध्यान देना, गलत नहीं करना प्लीज़। ये जो गेहूं है उसकी जंगली प्रजाति में 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन ये जो वाइल्ड वैरायटी है इसमें 2n = 14 है, या फिर बोल सकते हो n = 7 है। क्रोमोसोम का नंबर कम है, जीन इसके पास कम है, या जितने हैं उतने हैं, तो इसका उपज जो होता था, उपज, इसकी प्रोडक्टिविटी कम थी। तो हमने आर्टिफिशियली क्या किया कि इसको हेक्साप्लॉइड कर दिया, 6 गुना कर दिया, हेक्साप्लॉइड कर दिया। ठीक है ना, तो अब ये जो गेहूं हम उगाते हैं खेतों में, वो 2n डिप्लॉइड नहीं है, वो 6n है, हेक्साप्लॉइड है। तो हेक्साप्लॉइड में बता दो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 42। समझे मेरी बात। तो अब क्रोमोसोम हेक्साप्लॉइड हो गया भाई, पहले डिप्लॉइड था, वाइल्ड वैरायटी में डिप्लॉइड है, 2 जीन है, अब उसके जगह पे हेक्साप्लॉइड हो गए, 12 जीन हो गए। तो जो स्टार्च बनाने का जीन है वो अब ज़्यादा हो गया, ज़्यादा काम कर रहा है। तो अब की बात करें, तब की नहीं, अब की बात कर रहे हैं, तो अब व्हीट की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उत्पादकता बढ़ गई। समझे मेरी बात, क्लियर है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो बोलोगे सर और क्यों नहीं प्लॉइडी बढ़ा देते,
भाई किसी भी नेचुरल चीज़ में, किसी भी प्राकृतिक चीज़ में ज़्यादा छेड़छाड़ किए तो वो नष्ट हो जाती है। गेहूं में हेक्साप्लॉइड की जगह पे ऑक्टाप्लॉइड, डेकाप्लॉइड 8 गुना 10 गुना करने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन होता क्या है कि गेहूं का पौधा सरवाइव नहीं कर पाता, जिंदा नहीं रह पाता। ठीक है ना, तो अभी गेहूं की हेक्साप्लॉइड वैरायटी है। ओके, चल, ये संलग्नता हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हर चीज़ बता चुका हूँ। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब डिस्टेंस बढ़ाओगे, जीनों के बीच में दूरियां बढ़ाओगे, तो डिस्टेंस बढ़ाने से क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन बढ़ता है और लिंकेज कम होता है। दूसरा पॉइंट, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, कोशिका में तापमान बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाने से कोशिका द्रव्य में लिक्विडिटी बढ़ती है, तरलता बढ़ती है। जब तरलता बढ़ेगी तो एंजाइम को काम करना आसान होगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप हवा में उछल कूद कर लेते हो अच्छे से, पानी में कर पाते हो क्या? नहीं। अब पानी के जगह पे मैं शहद डाल दूंगा या कोई विस्कस चीज़ डाल दूंगा बहुत गाढ़ा, तो अपना काम, कोई भी चीज़ अपना काम ठीक से कर पाएगा क्या? नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है, या श्यानता, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी कम होती है, जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है और लिंकेज कम होता है। तीसरा पॉइंट, एक्सरे। एक्सरे किरण, एक्सरे जानते हो? एक्सरे किरण, क्षय किरण जिसको बोलते हैं, एक्सरे इमेज कर बनाते हैं। उस रेज में, या फिर वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, वो रेज है एक टाइप की जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती। अब इस रेज में जितना ज़्यादा एनर्जी, या रेज में जितना ज़्यादा एनर्जी, सेल को जितना रेडिएशन दोगे, सेल में उतना ही ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज से सेल्स में कैंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज में ज़्यादा पावर होता है, डीएनए को चेंज कर देता है, जोड़ देता है, तोड़ देता है। वैसी एक्सरे है, एक्सरे तो अल्ट्रावायलेट से भी ज़्यादा खतरनाक है। एक्सरे एक्सरे सेल्स के डीएनए में या जीन में बहुत सारे चेंजेस ले आता है, जिसके कारण नए कैरेक्टर्स आते हैं। तो एक्सरे क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन को बढ़ाता है। ठीक है ना। चौथी बात, एज, उम्र। उम्र जैसे जैसे बढ़ता है, कोशिका की क्रियाविधि है, कोशिका की एक्टिविटी, क्रियाशीलता कम होती है। कोशिका की क्रियाशीलता कम होगी, एंजाइम्स ठीक से काम करना बंद करेंगे धीरे धीरे, तो ऐसे कंडीशन में रिकॉम्बिनेज पर भी इफेक्ट पड़ेगा, रिकॉम्बिनेज भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। एज बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर कम होगा। पांचवी बात, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जैसे कि एक्स और वाई, ठीक है ना। फीमेल में 2 एक्स होते हैं, होमोलोगस हुए, दोनों एक्स एक ही जैसे हैं, तो एक्स और एक्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। लेकिन मेल की बात करें, मेल में होता है एक्स और वाई। जो वाई क्रोमोसोम है वो अलग क्रोमोसोम है, एक्स से अलग है भाई। एक्स फीमेल वाला क्रोमोसोम है, वाई मेल वाला क्रोमोसोम है। तो दोनों क्रोमोसोम एक साथ है, मैं मानता हूं, लेकिन एक जैसे तो नहीं है। जब एक जैसे नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर होना आसान है क्या दोनों में? नहीं। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, समजात गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है ना। तो एक्स और वाई समजात नहीं है भाई, एक्स फीमेल का क्रोमोसोम है, वाई मेल क्रोमोसोम है, दोनों समजात नहीं है। हालांकि 22 जोड़े एक जैसे हैं ऑटोसोम, हम उसको किनारे कर दिए, 23वां जोड़ा बोल देते हैं। एक्चुअली में जो 23वां जोड़ा है उसमें 2 क्रोमोसोम एक्स और वाई हैं, दोनों एक जैसे नहीं है। तो एक जैसे नहीं है तो वाई में बताओ क्रॉसिंग ओवर होगा क्या? नहीं, वाई में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो सेक्स क्रोमोसोम, मेल क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम बोल सकते हो, इसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। समझे मेरी बात? क्लियर है? ठीक है। प्लीज़ दोस्तों बुरा मत मानना,
वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं इसको थोड़ा लंबा ले रहा हूँ। बाकी जो लेक्चर्स बनाऊंगा वो काफ़ी शॉर्ट होंगे। ओके, तो प्लीज़ बुरा मत मानना। चलो, मैं आप लोग को अरेंजमेंट बता देता हूँ जीन का। अरेंजमेंट ऑफ जीन इन क्रोमोसोम। लिंक्ड जीन, जो संलग्न जीन है उनका अरेंजमेंट बता देता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है। मान लो कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें मैं आप लोग को बोलूँगा कि लिंक्ड जीन बना दो, तो आप बोलोगे सर ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी, इसमें दोनों जीन बना दिया। बोलोगे सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी कर सकते हैं, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी कर सकते हैं। ऐसा होता है, मान लो कभी क्रॉसिंग ओवर हुआ रहा होगा तो ऐसा हो क्या होगा, ठीक है ना। या फिर कैपिटल बी में म्यूटेशन हो गया तो वो स्मॉल बी बन गया, हो सकता है ऐसा। लेकिन ओरिजिनल जीन की बात करें, ओरिजिनल सेटअप की बात करें, तो ये पहला कंडीशन ओरिजिनल है और दूसरा कंडीशन है वो थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद हुआ है, मॉडिफिकेशन के बाद बना है, ठीक है ना। जब दोनों जीन, दोनों होमोलोगस जीन, दोनों डोमिनेंट जीन एक क्रोमोसोम पर और दोनों रिसेसिव जीन दूसरे क्रोमोसोम पर होते हैं तो इसको हम कहते हैं सिस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट, ठीक है ना। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे ट्रांस और सिस। ट्रांस का मतलब होता है क्रॉस और सिस का मतलब होता है एक साथ, ठीक है ना। सिस अरेंजमेंट ये ओरिजिनल अरेंजमेंट है, ओरिजिनल अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये व्यवस्था मूल रूप की व्यवस्था है। ये जो दूसरा अरेंजमेंट है ये है ट्रांस अरेंजमेंट, या ट्रांस को हिंदी में पता नहीं, ये ट्रांस व्यवस्था, ट्रांस व्यवस्था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान ये रखना कि ये ओरिजिनल है जब इसमें होता है म्यूटेशन या क्रॉसिंग ओवर होता है, या फिर इसमें बोल सकते हो कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन होता है, इसमें कुछ बदलाव होते हैं तो ट्रांस अरेंजमेंट बनता है। सिस और ट्रांस में अंतर समझ गए। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं समथिंग स्पेशल पॉइंट बताने जा रहा था ना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है सिस और ट्रांस अरेंजमेंट, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताता हूं, ये जो लिंकेज है ये या तो कंप्लीट हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट हो सकता है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट या कंप्लीट। कंप्लीट लिंकेज साफ साफ समझ में आ रहा है, पूर्ण रूप से लिंकेज, पूर्ण रूप से जीन एक दूसरे से जुड़े हुए। कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है जो जीन है वो लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें क्रॉसिंग ओवर होने का चांस बहुत कम है, नए कैरेक्टर्स आने का चांस बहुत कम है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। ऐसा कंडीशन हो जिसमें जीन थोड़ा दूर दूर, जिसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं, क्रॉसिंग ओवर का चांस है, ठीक है ना। मतलब इसमें लिंकेज थोड़ा कम है, थोड़ा कम है लिंकेज, ठीक है ना। पूरा लिंकेज नहीं है, थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर का चांस है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अपूर्ण सहलग्नता, इनकम्प्लीट लिंकेज। क्लियर। तो कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज क्यों है, क्योंकि कंप्लीट में जीन एकदम टाइटली अटैच्ड हैं, एक दूसरे के पास इतने पास हैं कि क्रॉसिंग ओवर का चांस नहीं है। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर का चांस है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। चलो, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास 3 जीन हैं,
तीन जीन है एक्स, वाई और जेड, तीन जीन है, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि एक्स एंड वाई के बीच, बिटवीन एक्स एंड वाई क्रॉसिंग ओवर है वो 20% है। लिंकेज कितना हुआ? 80% लिंकेज है तो 20% क्रॉसिंग ओवर हो, सिंपल सी बात। अब मैं कह रहा हूं एक्स एंड जेड के बीच रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, दोनों एक ही चीज है। एक्स और जेड के बीच रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर 50%, क्रॉसिंग ओवर 50%, ठीक। क्रॉसिंग ओवर 50% का मतलब जो ऑफ स्प्रिंग्स बन रहे हैं उसमें 50% नए टाइप के आ रहे हैं कैरेक्टर्स। अब y एंड z के बीच रिलेशन जो है उसका ध्यान देना। y और z के बीच, y और z के बीच जो रिकॉम्बिनेशन है वो है y और z के बीच रिकॉम्बिनेशन 70%, सॉरी रिकॉम्बिनेशन 70% नहीं हो सकता, रिकॉम्बिनेशन मैं कह रहा हूं 10%, ठीक है ना। देखो हमारे पास तीन जीन है एक्स, वाई और जेड, ये एक ही क्रोमोसोम पर है, एक ही क्रोमोसोम पर है, एक्स जीन, वाई जीन और जेड जीन एक ही क्रोमोसोम पर है, ठीक। मैं बोलूँगा इन क्रोमोसोम्स के बीच का डिस्टेंस बता दो, कितनी कितनी दूरियों पर होंगे ये, कितनी कितनी दूरियों पर डिस्टेंस है, कितनी कितनी दूरियों पर ये उपस्थित हैं। एक्स और वाई के बीच में कॉम्बिनेशन है वो 20%, मतलब लिंकेज है वो 80% है लिंकेज। तो एक्स और वाई जो जीन है हो सकता है इनमें क्रॉसिंग ओवर बहुत कम है, तो एक्स और वाई पास पास होंगे, ठीक है। एक्स और जेड के बीच कॉम्बिनेशन 50% है, मतलब एक्स और जेड दूर दूर में होंगे, तो एक्स और जेड के बीच में मैं दूरियां बढ़ा दे रहा हूं। ये देखो, मान लो कि इतनी दूरी में 20% रिकॉम्बिनेशन, तो इतनी दूरी में रिकॉम्बिनेशन 50% हो गया। 50% रिकॉम्बिनेशन, 50% रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा फ्री असॉर्टमेंट टाइप का होने लगा, 50% से थोड़ा कम ही होता है, ठीक है ना। वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में रिकॉम्बिनेशन है वो 10% है, ठीक है। वाई और जेड के बीच में 10% हो सकता है। अब सोचो, समझो मेरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि y और z के बीच में रिकॉम्बिनेशन, यदि y और z के बीच में रिकॉम्बिनेशन 50% है, x और z के बीच में रिकॉम्बिनेशन 30% है। मैं यदि ऐसा बोलूं आपको तो आप कैसे डायग्राम बनाओगे? x और y के बीच में मान लो 20% रिकॉम्बिनेशन, जितना ज़्यादा दूरी उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन, उतना कम लिंकेज, तो x और y के बीच में रिकॉम्बिनेशन है वो 20%। x और z के बीच रिकॉम्बिनेशन मैं बोल रहा हूँ 30%। तो आप बोलोगे कि x और z के बीच में रिकॉम्बिनेशन है वो, सॉरी, x और z के बीच में रिकॉम्बिनेशन 30%, ठीक। y और z के बीच में रिकॉम्बिनेशन 50%। तो आपको क्या लगता है देख के
कि y और z के बीच में रिकॉम्बिनेशन 50% हो सकता है क्या? जब x और z बहुत दूर दूर हैं तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन 30% है। y और z जब पास पास में है तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन 50% कैसे हो सकता है? नहीं, y और z जीन है वो दूर दूर में है। ये बात मानते हो? y और z जीन है वो दूर दूर में है, तो मेरे को y और z को दूर दूर में करना है, x और y को पास में करना है। तो ये स्ट्रक्चर भी गलत है, ये स्ट्रक्चर भी गलत है, तो सही स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ, वो ध्यान देना, बिल्कुल लॉजिकल है। x और y के बीच में रिकॉम्बिनेशन मैं कह दे रहा हूँ या लिंकेज है वो 80% लिंकेज है, ठीक है ना? क्रॉसिंग ओवर का उल्टा लिंकेज 80% लिंकेज x और y के बीच में, या फिर कह सकते हो 20% क्रॉसिंग ओवर, ठीक। x और z के बीच में रिकॉम्बिनेशन, z जीन को यहां पर मानता हूं मैं, तो x और z के बीच में क्रॉसिंग ओवर है वो 30%, ठीक है ना? क्लियर है? तो हो सकता है कि y और z के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर है वो ज़्यादा 50% इसलिए है क्योंकि y और z जीन बहुत दूर दूर में है, तो बीच में कौन है? x जीन। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर सही है कि यहाँ पर z जीन है, यहाँ पर x जीन है और यहाँ पर y जीन है। z और y बहुत दूर दूर हैं, सबसे दूर दूर में है, तो इनमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, लिंकेज बहुत कम। z और x पास पास में है, इसीलिए इसमें कॉम्बिनेशन थोड़ा कम है। x और y थोड़ा पास पास में है, कहाँ पर हैं मैं परसेंटेज से आप लोग को बता दिया है, ठीक है ना? तो ध्यान देना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्रॉसिंग ओवर के आधार पर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज with respect to क्रॉसिंग ओवर या क्रॉसिंग ओवर के आधार पर, क्रॉसिंग ओवर के आधार पर बोलो या रिकॉम्बिनेशन के आधार पर बोलो या फिर इसका उल्टा लिंकेज के आधार पर भी बोल सकते हो। तो क्रॉसिंग ओवर के आधार पर क्रोमोसोम पर जीन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना? द प्लेस ऑफ जीन, द एक्चुअल पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन जीन के बीच उतनी ज्यादा दूरी, जितना कम रिकॉम्बिनेशन जीन उतना पास पास। तो रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज के आधार पर हम क्रोमोसोम में, ये क्रोमोसोम पर जीन की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि कौन सा जीन कहाँ पर मौजूद है, कौन सा जीन कितनी दूरी पर है, ठीक है ना? तो क्रोमोसोम पर स्थित जीन के क्रम को, जीन के सीक्वेंस को, जीन के पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, पता लगाना क्रॉसिंग ओवर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जीन की स्थिति या पोजीशन ऑफ जीन का पता लगाया जा सकता है। वी कैन आइडेंटिफाई द पोजीशन, recognize the position of genes on a chromosome. This is called as, बहुत important है, this is called as gene mapping. मैपिंग का मतलब नक्शा बनाना, मैप का मतलब नक्शा होता है ना, वैसे ही क्रोमोसोम का पर जीन का नक्शा बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज जीन मैपिंग, या फिर बोल सकते हो क्रोमोसोम पर जीन का नक्शा, या हिंदी में इसको कहते हैं जीन का अमापीकरण। ये जो नक्शा बना है इसको हम कहते हैं जीन मैप या जीन अमाप, जीन मैप, हिंदी में भी जीन मैपिंग ही बोला जाता है, ठीक है ना?
या जीन नक्शा भी कह सकते हैं। तो ये बात क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इतने लंबे लेक्चर में मैं आप लोग को क्या क्या पढ़ाया समराइज कर देता हूँ। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता, स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता। बाद में उनको पता चला स्वतंत्र अपव्यूहन इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, जीन के बीच में लिंक होता है या लिंकेज होता है, सहलग्न जीन होते हैं, ठीक है ना। कुछ नए कॉम्बिनेशंस इसलिए बनते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स बनाते समय क्रॉसिंग ओवर होता है। जितना ज़्यादा दूर होंगे क्रोमोसोम उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन, उतने नए तरह के लक्षण, और जितना लिंकेज ज़्यादा होगा, पास पास जीन होंगे, उनमें क्रॉसिंग ओवर कम होता है, ठीक है ना। दूसरी बात इन्होंने ये बताया था कि क्रॉसिंग ओवर इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। जीनों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। तीसरी बात, लिंकेज थ्योरी की तीसरी बात, कि एक क्रोमोसोम पर उपस्थित जितने भी जीन होते हैं वो एक समूह में गति करते हैं, एक समूह में जाते हैं, अपने समूह के साथ जाते हैं, एक ही क्रोमोसोम के साथ जाते हैं गैमिट्स में। इसको कहते हैं लिंकेज ग्रुप। तो जितने हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे। इसके बाद ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यदि डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, लिंकेज कम हो जाता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो गया। एक्सरे रेडिएशन कुछ चेंजेस को प्रमोट करता है, चेंजेस लाता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर कराता है। एज के साथ क्रॉसिंग ओवर कम होता है। सेक्स कैरेक्टर के लिए जो जिम्मेदार जीन है उसका क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ओके। खासकर मेल सेक्स का, वाई क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिंगल है, उसके जैसा कोई दूसरा क्रोमोसोम है ही नहीं। और लिंकेज के आधार पर ये जो जीन, जो लिंक्ड जीन है, इनका अरेंजमेंट या तो सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है, ठीक है ना। यदि पास पास में है तो उनमें लिंकेज बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है 100% लिंकेज हो, कंप्लीट लिंकेज हो। यदि थोड़ा दूरी बढ़ जाए उन जीनों के बीच में तो लिंकेज इनकम्प्लीट हो जाता है, नए चांसेस बनने शुरू हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। देखो, जितना ज़्यादा दूरी जीन्स के बीच में उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर, जितना कम दूरी उतना कम क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन नए लक्षणों को देखने के आधार पर हम किसी एक क्रोमोसोम में जीन की व्यवस्था को बता सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ही क्रोमोसोम पर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जीन हैं इस बात का पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा चुका है। इसको हम कहते हैं जीन मैपिंग, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, ये जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो। ये एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन ने लिंकेज पर स्टडी के लिए ड्रोसोफिला को चूज किया। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स का स्टडी किया, जिसका एक पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, देखो। ड्रोसोफिला में मान लो ये एक्स जीन है, एक्स क्रोमोसोम, ये भी एक्स क्रोमोसोम, और ये वाला वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना। मॉर्गन ने कुछ स्टडी किया ड्रोसोफिला पर, कैरेक्टर्स लिए थे। देखो, एक बात आपको बता दूं, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ये दोनों डोमिनेंट जीन हैं। डोमिनेंट को प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और एम प्लस है, ये भी डोमिनेंट है, ठीक। तो इनके रिसेसिव पार्ट कौन कौन से हैं? वाई, डब्ल्यू और एम, ये रिसेसिव हैं, ठीक है ना। जो वाई प्लस जीन है ये डोमिनेंट है, मतलब काम करते हैं। बाद में म्यूटेशन हुआ तो रिसेसिव बन गए। डोमिनेंट कहने का मतलब ये वाइल्ड टाइप के हैं, ठीक है ना। पहले इनका डेवलपमेंट हुआ, वाइल्ड या जंगली प्रकार के हैं। वाई प्लस का काम क्या है? ये
10 बॉडी कलर बनाता है, 10 कलर ऑफ बॉडी। 10 कलर का मतलब समझ लो जैसे चमड़े की टैनिंग करते हैं, टैनिंग करते हैं, चमड़े को सड़ाते हैं, उसमें से जो भी बाकी चीज़ें हैं निकल जाएं, बहुत सारे पिगमेंट्स वगैरह रहते हैं और कुछ जो स्टोर्ड मटेरियल फैट वगैरह होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं, सिर्फ उसके जो कोलाजन फाइबर्स हैं, इलास्टिन फाइबर्स हैं वो बचे रहते हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं चमड़े की टैनिंग। तो चमड़े की जब टैनिंग करते हैं तो चमड़े का हल्का भूरा कलर आ जाता है, थोड़ा ब्राउन कलर और थोड़ा पीला कलर, मतलब बोल सकते हो लेदर का जो कलर होता है उसको टैन कलर कहते हैं, टैन कलर, ठीक है ना, वो डोमिनेंट कलर है टैन कलर। इसको डायरेक्ट आप भूरा कलर भी बोल सकते हो, ब्राउन कलर या ग्रे कलर, ठीक है ना, हल्का पीलापन होता है इसमें। W+ का मतलब देखो, इनकी जो आइज हैं वो रेड आइज होती हैं, वाइल्ड टाइप की आइज, रेड आइज, मतलब नॉर्मल आइज हैं, रेड आइज। तो टैन कलर, रेड आइज और ये नॉर्मल साइज के विंग हैं, ये तीनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। एक बात आपको बता दूं कि ये तीनों के तीनों होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर। एक्स फीमेल सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना, एक्स क्रोमोसोम। तो समझो मेरी बात, ये तीनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं। बॉडी कलर के लिए, आइज के लिए और मिनिएचर विंग्स के लिए, विंग्स के साइज के लिए तीनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं। अब आप बोलोगे सर ये पास पास में है कि दूर दूर में है? हम ऐसे देख के नहीं बता सकते पास पास में है कि दूर दूर में है। हम कैसे बताएंगे? जब फाइनल रिजल्ट आएगा क्रॉसिंग का, जब फाइनल रिजल्ट आएगा F1 F2 जनरेशन में, तब हम देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स का, कौन कौन से जीन में रिकॉम्बिनेशंस ज़्यादा हैं, किसमें रिकॉम्बिनेशंस कम है। यदि रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा तो जीन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम है, क्रॉसिंग ओवर कम है, नए कैरेक्टर्स कम है, तो जीन के बीच में दूरियां कम। इस पर एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन ने। देखो, 10 बॉडी कलर जब डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसका रिसेसिव कैरेक्टर होता है येलो बॉडी कलर, ठीक है ना। रेड आइज डोमिनेंट कैरेक्टर है, वाइल्ड वेराइटीज है, वाइल्ड कैरेक्टर है, जंगली लक्षण है, रेड आइज लाल कलर की आंखें, तो इसका रिसेसिव लक्षण होता है वाइट आइज, सफेद आंखें, रिसेसिव कैरेक्टर है। नॉर्मल साइज की विंग जंगली कैरेक्टर है, वाइल्ड कैरेक्टर है, तो मिनिएचर विंग, मिनिएचर का मतलब छोटा, छोटे पंख, मिनिएचर विंग्स, छोटे पंख, इनमें रिसेसिव कैरेक्टर है। चलो स्टडी कर लेते हैं। देखो, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो क्रोमोसोम मुड़ा हुआ दिख रहा है ये वाई क्रोमोसोम, ठीक। एक्स क्रोमोसोम पर ये तीनों जीन पाए जाते हैं। मैं दो कैरेक्टर्स का स्टडी एक साथ करूंगा। एक्चुअली ये स्टडी मॉर्गन ने किया था, दो कैरेक्टर्स की स्टडी। तो दो कैरेक्टर्स मॉर्गन ने कौन कौन से लिए थे? देखो, दो कैरेक्टर्स मॉर्गन ने कौन कौन से लिए थे? मॉर्गन ने येलो बॉडी कलर का फीमेल लिया। येलो बॉडी कलर एक पहला कैरेक्टर स्टडी है ना, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर है वाइट आइज, दो कैरेक्टर। फीमेल कैसा लिया इसने? येलो बॉडी वाइट आइज वाले। मेल कैसा लिया? वाइल्ड टाइप का। वाइल्ड टाइप का मेल मतलब ये जो मेल है ये 10 बॉडी कलर, ठीक है ना, और BC का मतलब बॉडी कलर, बॉडी कलर। W+ का मतलब इसके हैं रेड आइज, ठीक, क्लियर है। मेल और फीमेल ये पेरेंट हैं, P फॉर पेरेंट। देखो, इनके गैमिट्स कैसे कैसे बनेंगे बता दो, गैमिट्स बता दो, आप ही बताओ। Y और W ये फीमेल गैमिट्स बनेंगे। मेल गैमिट्स कैसे बनेंगे? मेल गैमिट्स कैसे बनेंगे? Y+ W+, ये मेल गैमिट्स बनेंगे, ठीक है ना। देखो, जब F1 जनरेशन आएगा
तो फीमेल गैमिट से वाई डब्ल्यू और मेल गैमिट से वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक, देखो F1 जनरेशन में मेल गैमिट दो टाइप के बनेंगे। एक तो वाई क्रोमोसोम वाला गैमिट बनेगा, मतलब मेल क्रोमोसोम वाला गैमिट बनेगा, और एक वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाले, मतलब 50-50 मेल और फीमेल होने के चांस 50-50 हैं F1 प्रोजेनी का। तो जो फीमेल है और ये मेल भी है, ठीक है ना। इसमें कैसे कैरेक्टर्स आएंगे, फीमेल गैमिट से वाई डब्ल्यू और मेल गैमिट से, फीमेल गैमिट से वाई डब्ल्यू आया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फीमेल गैमिट से वाई डब्ल्यू और मेल गैमिट से वाई प्लस डब्ल्यू प्लस या फिर वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना, मेल क्रोमोसोम। क्लियर है ये बात। तो F1 जनरेशन का फिनोटाइप बता दो। F1 जनरेशन का फिनोटाइप, F1 जनरेशन का फिनोटाइप होगा या तो पेरेंट फीमेल जैसा फिनोटाइप होगा, या फिर फिनोटाइप होगा मतलब पेरेंट जैसे ही फिनोटाइप होंगे। पेरेंट कैसा है, वाइल्ड टाइप का है, देखो 10 बॉडी कलर्ड विथ रेड आइज, ये पेरेंट का कैरेक्टर है। फीमेल पेरेंट का कैरेक्टर क्या था, येलो बॉडी वाइट आइज, देखो येलो बॉडी वाइट आइज। मतलब कोई नए कैरेक्टर्स आए क्या, येलो बॉडी के साथ रेड आइज आया क्या, नहीं, येलो बॉडी के साथ वाइट आई ही आया है। या तो फिर 10 बॉडी कलर के साथ रेड आई ही, कोई नया कैरेक्टर नहीं आया, कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। जब इनका F2 जनरेशन बनाया गया, F2 जनरेशन में रिजल्ट देखा गया, तो F2 जनरेशन में चूंकि जीन है वो एक साथ है, मतलब लिंकेज ग्रुप में है, लिंकेज है उनके बीच में। तो F2 जनरेशन में जब देखा गया, F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में 10 बॉडी विथ रेड आइज पेरेंट जैसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। येलो बॉडी विथ वाइट आई, ये भी पेरेंट जैसा ही तो कैरेक्टर है, कोई नया कैरेक्टर आया क्या, येलो बॉडी के साथ रेड आइज आया क्या, नहीं आया, मतलब अभी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। F2 जनरेशन में देखो F2 जनरेशन में जो मेल हैं वो भी पेरेंट जैसे ही हैं, जो फीमेल बने हैं वो 10 बॉडी कलर के साथ साथ 10 बॉडी कलर है, तो उसके साथ ये रेड आई वाले हैं, ठीक है ना। और ये देखो येलो बॉडी के साथ वाइट आई वाले हैं, ये फीमेल। मेल का चांस 50%, फीमेल का चांस 50%। सारे मेल्स पेरेंट जैसे, सारे फीमेल्स पेरेंट जैसे। देखो ध्यान देना, 98.7% जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, 98.7% वो पेरेंट के कैरेक्टर वाले हैं। क्यों, क्योंकि जीन्स के बीच में लिंकेज है, ठीक है ना। देखो कंप्लीट लिंकेज लगभग नहीं होता, थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर होता है, थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर हुआ जिसके कारण कुछ नए कॉम्बिनेशंस बने। नए कॉम्बिनेशंस कैसे, देखो लिंकेज 98.7%, तो 1.3% क्रॉसिंग ओवर के कारण कॉम्बिनेशंस बने हैं। वो कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है भाई, येलो बॉडी के साथ रेड आई हो सकता है, 10 कलर बॉडी के साथ वाइट आईज हो सकता है, यही तो है नया कॉम्बिनेशन। देखो नया कॉम्बिनेशन क्या है, 10 बॉडी कलर के साथ वाइट आई, ठीक है ना। मेल्स, कुछ मेल हैं 10 बॉडी कलर के साथ वाइट आई वाले हैं, कुछ मेल हैं जो येलो बॉडी कलर के साथ रेड आई वाले हैं। कुछ फीमेल्स हैं वो
10 बॉडी कलर के साथ वाइट आई वाले हैं, कुछ फीमेल्स 10 येलो बॉडी के साथ, येलो बॉडी कलर के साथ रेड आई वाले हैं। मतलब एक कैरेक्टर डोमिनेंट तो दूसरा रिसेसिव, या पहला रिसेसिव तो दूसरा कैरेक्टर डोमिनेंट। कितने कॉम्बिनेशंस बने? 1.3%, सिर्फ 1.3%। मतलब रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। 98.7 परसेंट केसेस में लिंकेज है, 1.3% केसेस में क्रॉसिंग ओवर है। मतलब ये जीन पक्का पास पास में होंगे। समझे मेरी बात? तो ये एक स्टडी हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट में मॉर्गन ने वाइट बॉडी के साथ, ये जो W जीन है ये वाइट आई के लिए है, वाइट आई और मिनिएचर विंग, ठीक है ना? वाइट आई, मिनिएचर विंग। ध्यान देना, दोनों रिसेसिव हैं। वाइट आई भी रिसेसिव है और मिनिएचर विंग भी रिसेसिव है। रिसेसिव फीमेल, रिसेसिव कैरेक्टर वाली फीमेल और वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मेल, इन दोनों का क्रॉस कराया। देखो, इसमें पहला कैरेक्टर है वाइट आई और दूसरा कैरेक्टर है मिनिएचर विंग। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने बॉडी कलर और आई कलर का स्टडी किया। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये आई कलर और विंग के साइज का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना? अब देखना है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर कितना हो रहा है। देखो, वाइल्ड टाइप मतलब रेड आई के साथ ये है नॉर्मल विंग, मतलब थोड़े बड़े साइज का विंग नॉर्मल विंग होता है। इन दोनों कैरेक्टर्स का स्टडी किया तो जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में पेरेंट का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो पेरेंट का कॉम्बिनेशन कैसा, यदि रेड आई है तो उसके विंग्स नॉर्मल हैं, M प्लस का मतलब नॉर्मल विंग। यदि वाइट आई है तो विंग्स मिनिएचर है। क्लियर है? F1 जनरेशन में ऐसे होगा, चाहे मेल हो या फीमेल, कुछ भी हो, पेरेंट के जैसे कैरेक्टर्स हैं इनके। F2 जनरेशन में जब देखा इसने रिजल्ट, तो F2 जनरेशन में पाया कि जो वाइल्ड टाइप है, पेरेंटल टाइप है, जो पेरेंट जैसे कॉम्बिनेशंस है, वो 62.8% बने। अरे भाई, 37.2% नए कॉम्बिनेशंस बने। मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ है इनमें, अच्छा खासा क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब दो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो। देखो कौन कौन से कैरेक्टर, रेड आई के साथ मिनिएचर विंग, ठीक है ना, छोटे पंख। पेरेंट हमने लिया था रेड आई के साथ, पेरेंट हमने कैसा लिया था, रेड आई के साथ नॉर्मल विंग। लेकिन F2 जनरेशन में कुछ ऑफस्प्रिंग्स ऐसे हैं जो रेड आई के साथ मिनिएचर विंग वाले आ गए, जो वाइट आई के साथ नॉर्मल विंग वाले आ गए, ठीक है ना। कुछ फीमेल्स जो रेड आई के साथ मिनिएचर विंग वाले आ गए, कुछ फीमेल्स वाइट आई के साथ नॉर्मल विंग वाले आ गए। मतलब ये हुआ है क्रॉसिंग ओवर, दिस इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो बताओ, दो एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट, अभी ये दूसरा एक्सपेरिमेंट, किसमें ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर हुआ? दूसरे में। कैसे पता चला भाई दूसरे में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हुआ है, नए कैरेक्टर्स ज़्यादा आए हैं? बताओ, मेरे पास जीन है, 3 जीन। कौन कौन से जीन हैं? Y, W और M, 3 जीन हैं। बताओ, Y और W, Y जीन और W जीन पास पास में हैं, इसीलिए ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। Y जीन और ये M जीन, मिनिएचर विंग के जीन दूर दूर में हैं, इसीलिए क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हुआ है, जबकि इनमें क्रॉसिंग ओवर कम हुआ है। समझे मेरी बात? क्लियर है? तो ये डायग्राम यही बताता है
कि जितने नए टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, जितने नए प्रकार के कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर हुआ है, और जितने नए कॉम्बिनेशंस कम हैं मतलब क्रॉसिंग ओवर कम हुआ है या लिंकेज ज़्यादा है। क्लियर है? ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ना लिंकेज को। ओके, ठीक, बाय। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, ये जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो ये एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन ने। मॉर्गन ने लिंकेज पर स्टडी के लिए ड्रोसोफिला को चूज किया, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स का स्टडी किया, जिसका एक पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ड्रोसोफिला में मान लो ये एक्स जीन है, एक्स क्रोमोसोम, ये भी एक्स क्रोमोसोम, और ये वाला वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना। उन्होंने मॉर्गन ने कुछ स्टडी किया ड्रोसोफिला पर, कैरेक्टर्स लिए थे। देखो एक बात आपको बता दूं, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ये दोनों डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट को प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और एम प्लस है, ये भी डोमिनेंट है, ठीक। तो इनके रिसेसिव पार्ट कौन कौन से हैं? वाई, डब्ल्यू और एम, ये रिसेसिव है, ठीक है ना। जो वाई प्लस जीन है ये डोमिनेंट है, मतलब काम करते हैं, बाद में म्यूटेशन हुआ तो रिसेसिव बन गए। डोमिनेंट कहने का मतलब ये वाइल्ड टाइप के हैं, ठीक है ना। पहले इनका डेवलपमेंट हुआ वाइल्ड या जंगली प्रकार के हैं। वाई प्लस का काम क्या है? ये टैन बॉडी कलर बनाता है, टैन कलर ऑफ बॉडी। टैन कलर का मतलब समझ लो जैसे चमड़े की टैनिंग करते हैं, टैनिंग करते हैं, चमड़े को सड़ाते हैं, उसमें से जो भी बाकी चीज़ें हैं निकल जाएं, बहुत सारे पिगमेंट्स वगैरह रहते हैं और कुछ जो स्टोर्ड मटेरियल फैट वगैरह होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं, सिर्फ उसके जो कोलाजन फाइबर्स हैं, इलास्टिन फाइबर्स हैं, वो बचे रहते हैं, ठीक। तो इसको कहते हैं चमड़े की टैनिंग। तो चमड़े की जब टैनिंग करते हैं तो चमड़े का हल्का भूरा कलर आ जाता है, थोड़ा ब्राउन कलर और थोड़ा पीला कलर, मतलब बोल सकते हो लेदर का जो कलर होता है उसको टैन कलर कहते हैं, टैन कलर, ठीक है ना। वो डोमिनेंट कलर है टैन कलर। इसको डायरेक्ट आप भूरा कलर भी बोल सकते हो, ब्राउन कलर या ग्रे कलर, ठीक है ना, हल्का पीलापन होता है इसमें। डब्ल्यू प्लस का मतलब देखो इनकी जो आइज हैं वो रेड आइज होती हैं, वाइल्ड टाइप की आइज, रेड आइज, मतलब नॉर्मल आइज हैं, रेड आइज। तो टैन कलर, रेड आइज और ये नॉर्मल साइज के विंग हैं, ये तीनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। एक बात आपको बता दूं कि ये तीनों के तीनों होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर। एक्स फीमेल सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना, एक्स क्रोमोसोम। तो समझो मेरी बात, ये तीनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं। बॉडी कलर के लिए, आइज के लिए और मिनिएचर विंग्स के लिए, विंग्स के साइज के लिए तीनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं। अब आप बोलोगे सर ये पास पास में है कि दूर दूर में है? हम ऐसे देख के नहीं बता सकते पास पास में है कि दूर दूर में है। हम कैसे बताएंगे? जब फाइनल रिजल्ट आएगा क्रॉसिंग का, जब फाइनल रिजल्ट आएगा F1 F2 जनरेशन में, तब हम देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स का, कौन कौन से जीन में रिकॉम्बिनेशंस ज़्यादा हैं, किस में रिकॉम्बिनेशंस कम है। यदि रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा तो जीन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम है, क्रॉसिंग ओवर कम है, नए कैरेक्टर्स कम है, तो जीन के बीच में दूरियां कम। इस पर एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन ने। देखो टैन बॉडी कलर जब डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसका रिसेसिव कैरेक्टर होता है येलो बॉडी कलर, ठीक है ना। रेड आइज डोमिनेंट कैरेक्टर है, वाइल्ड वेराइटीज है, वाइल्ड कैरेक्टर है, जंगली लक्षण है, रेड आइज लाल कलर की आंखें, तो इसका रिसेसिव लक्षण होता है वाइट आइज, सफेद आंखें, रिसेसिव कैरेक्टर है। नॉर्मल साइज की विंग जंगली कैरेक्टर है, वाइल्ड कैरेक्टर है, तो मिनिएचर विंग, मिनिएचर का मतलब छोटा, छोटे पंख, मिनिएचर विंग्स, छोटे पंख,
इनमें रिसेसिव कैरेक्टर है। चलो स्टडी कर लेते हैं। देखो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो क्रोमोसोम मुड़ा हुआ दिख रहा है ये वाई क्रोमोसोम, ठीक। एक्स क्रोमोसोम पर ये तीनों जीन पाए जाते हैं। मैं दो कैरेक्टर्स का स्टडी एक साथ करूंगा। एक्चुअली ये स्टडी मॉर्गन ने किया था, दो कैरेक्टर्स की स्टडी। तो दो कैरेक्टर्स मॉर्गन ने कौन कौन से लिए थे? देखो दो कैरेक्टर्स मॉर्गन ने कौन कौन से लिए थे? मॉर्गन ने येलो बॉडी कलर का फीमेल लिया। येलो बॉडी कलर एक पहला कैरेक्टर स्टडी है ना, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर है वाइट आइज, दो कैरेक्टर। फीमेल कैसा लिया इसने? येलो बॉडी वाइट आइज वाले। मेल कैसा लिया? वाइल्ड टाइप का। वाइल्ड टाइप का मेल मतलब ये जो मेल है ये टैन बॉडी कलर, ठीक है ना, और बीसी का मतलब बॉडी कलर, बॉडी कलर। W प्लस का मतलब इसके हैं रेड आइज, ठीक, क्लियर है। मेल और फीमेल ये पेरेंट हैं, P फॉर पेरेंट। देखो इनके गैमिट्स कैसे कैसे बनेंगे बता दो, गैमिट्स बता दो, आप ही बताओ। Y और W ये फीमेल गैमिट्स बनेंगे। मेल गैमिट्स कैसे बनेंगे? मेल गैमिट्स कैसे बनेंगे? Y प्लस W प्लस, ये मेल गैमिट्स बनेंगे, ठीक है ना। देखो जब F1 जनरेशन आएगा तो फीमेल गैमिट से YW और मेल गैमिट से Y प्लस W प्लस, ठीक। देखो F1 जनरेशन में मेल गैमिट दो टाइप के बनेंगे। एक तो Y क्रोमोसोम वाला गैमिट बनेगा, मतलब मेल क्रोमोसोम वाला गैमिट बनेगा, और एक Y प्लस W प्लस वाले, मतलब 50-50, मेल और फीमेल होने के चांस 50-50 हैं F1 प्रोजेनी का। तो जो फीमेल है और ये मेल भी है, ठीक है ना। इसमें कैसे कैरेक्टर्स आएंगे? फीमेल गैमिट से YW और मेल गैमिट से, फीमेल गैमिट से YW आया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फीमेल गैमिट से YW और मेल गैमिट से Y प्लस W प्लस या फिर Y क्रोमोसोम, ठीक है ना, मेल क्रोमोसोम। क्लियर है ये बात? तो F1 जनरेशन का फिनोटाइप बता दो। F1 जनरेशन का फिनोटाइप, F1 जनरेशन का फिनोटाइप होगा या तो पेरेंट फीमेल जैसा फिनोटाइप होगा, या फिर फिनोटाइप होगा मतलब पेरेंट जैसे ही फिनोटाइप होंगे। पेरेंट कैसा है? वाइल्ड टाइप का है। देखो टैन बॉडी कलर्ड विथ रेड आइज, ये पेरेंट का कैरेक्टर है। फीमेल पेरेंट का कैरेक्टर क्या था? येलो बॉडी वाइट आइज। देखो येलो बॉडी वाइट आइज, मतलब कोई नए कैरेक्टर्स आए क्या? येलो बॉडी के साथ रेड आइज आया क्या? नहीं, येलो बॉडी के साथ वाइट आई ही आया है। या तो फिर टैन बॉडी कलर के साथ रेड आई ही, कोई नया कैरेक्टर नहीं आया, कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। जब इनका F2 जनरेशन बनाया गया, F2 जनरेशन में रिजल्ट देखा गया, तो F2 जनरेशन में चूंकि जीन है वो एक साथ है, मतलब लिंकेज ग्रुप में है, लिंकेज है उनके बीच में। तो F2 जनरेशन में जब देखा गया, F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में टैन बॉडी विथ रेड आइज पेरेंट जैसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। येलो बॉडी विथ वाइट आई, ये भी पेरेंट जैसा ही तो कैरेक्टर है। कोई नया कैरेक्टर आया क्या? येलो बॉडी के साथ रेड आइज आया क्या? नहीं आया, मतलब अभी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। F2 जनरेशन में देखो F2 जनरेशन में
जो मेल हैं वो भी पेरेंट जैसे ही हैं, जो फीमेल बने हैं वो 10 बॉडी कलर के साथ साथ 10 बॉडी कलर है तो उसके साथ ये रेड आई वाले हैं, ठीक है ना। और ये देखो येलो बॉडी के साथ वाइट आई वाले हैं, ये फीमेल। मेल का चांस 50%, फीमेल का चांस 50%। सारे मेल्स पेरेंट जैसे, सारे फीमेल्स पेरेंट जैसे। देखो ध्यान देना, 98.7% जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, 98.7% वो पेरेंट के कैरेक्टर वाले हैं। क्यों? क्योंकि जीन्स के बीच में लिंकेज है, ठीक है ना। देखो कंप्लीट लिंकेज लगभग नहीं होता, थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर होता है। थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर हुआ जिसके कारण कुछ नए कॉम्बिनेशंस बने। नए कॉम्बिनेशंस कैसे? देखो लिंकेज 98.7% तो 1.3% क्रॉसिंग ओवर के कारण कॉम्बिनेशंस बने हैं। वो कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं भाई? येलो बॉडी के साथ रेड आई हो सकता है, 10 कलर बॉडी के साथ वाइट आईज हो सकता है। यही तो है नया कॉम्बिनेशन। देखो नया कॉम्बिनेशन क्या है? 10 बॉडी कलर के साथ वाइट आई, ठीक है ना। मेल्स, कुछ मेल हैं 10 बॉडी कलर के साथ वाइट आई वाले हैं, कुछ मेल हैं जो येलो बॉडी कलर के साथ रेड आई वाले हैं। कुछ फीमेल्स हैं वो 10 बॉडी कलर के साथ वाइट आई वाले हैं। कुछ फीमेल्स 10 येलो बॉडी कलर के साथ रेड आई वाले हैं। मतलब एक कैरेक्टर डोमिनेंट तो दूसरा रिसेसिव, या पहला रिसेसिव तो दूसरा कैरेक्टर डोमिनेंट। कितने कॉम्बिनेशंस बने? 1.3%, सिर्फ 1.3%। मतलब रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ है। 98.7 केसेस में लिंकेज है, 1.3% केसेस में क्रॉसिंग ओवर है। मतलब ये जीन पक्का पास में होंगे। समझे मेरी बात? तो ये एक स्टडी हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट में मॉर्गन ने वाइट बॉडी के साथ, ये जो W जीन है ये वाइट आई के लिए है। वाइट आई और मिनिएचर विंग, ठीक है ना। वाइट आई, मिनिएचर विंग। ध्यान देना दोनों रिसेसिव हैं। वाइट आई भी रिसेसिव है और मिनिएचर विंग भी रिसेसिव है। रिसेसिव फीमेल, रिसेसिव कैरेक्टर वाली फीमेल और वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मेल, इन दोनों का क्रॉस कराया। देखो इसमें पहला कैरेक्टर है वाइट आई और दूसरा कैरेक्टर है मिनिएचर विंग। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने बॉडी कलर और आई कलर का स्टडी किया। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये आई कलर और विंग के साइज का स्टडी कर रहा है, ठीक है ना। अब देखना है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर कितना हो रहा है। देखो वाइल्ड टाइप मतलब रेड आई के साथ ये है नॉर्मल विंग, मतलब थोड़े बड़े साइज का विंग नॉर्मल विंग होता है। इन दोनों कैरेक्टर्स का स्टडी किया तो जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में पेरेंट का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो पेरेंट का कॉम्बिनेशन कैसा? यदि रेड आई है तो उसके विंग्स नॉर्मल हैं, M प्लस का मतलब नॉर्मल विंग। यदि वाइट आई है तो विंग्स मिनिएचर है। क्लियर है? F1 जनरेशन में ऐसे होगा, चाहे मेल हो या फीमेल, कुछ भी हो, पेरेंट के जैसे कैरेक्टर्स हैं इनके। F2 जनरेशन में जब देखा इसने रिजल्ट, तो F2 जनरेशन में पाया कि जो वाइल्ड टाइप है, पेरेंटल टाइप है,
जो पेरेंट जैसे कॉम्बिनेशंस है वो 62.8% बने। अरे भाई 37.2% नए कॉम्बिनेशंस बने, मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ है इनमें, अच्छा खासा क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब दो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो। देखो कौन कौन से कैरेक्टर, रेड आई के साथ मिनिएचर विंग, ठीक है ना, छोटे पंख। पेरेंट हमने लिया था रेड आई के साथ, पेरेंट हमने कैसा लिया था, रेड आई के साथ नॉर्मल विंग। लेकिन F2 जनरेशन में कुछ ऑफस्प्रिंग्स ऐसे हैं जो रेड आई के साथ मिनिएचर विंग वाले आ गए, जो वाइट आई के साथ नॉर्मल विंग वाले आ गए, ठीक है ना। कुछ फीमेल्स जो रेड आई के साथ मिनिएचर विंग वाले आ गए, कुछ फीमेल्स वाइट आई के साथ नॉर्मल विंग वाले आ गए। मतलब ये हुआ है क्रॉसिंग ओवर, दिस इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो बताओ दो एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट अभी ये दूसरा एक्सपेरिमेंट, किसमें ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर हुआ, दूसरे में। कैसे पता चला भाई दूसरे में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हुआ है, नए कैरेक्टर्स ज़्यादा आए हैं। बताओ मेरे पास जीन है, 3 जीन। कौन कौन से जीन हैं, Y, W और M, 3 जीन हैं। बताओ Y और W, Y जीन और W जीन पास पास में हैं, इसीलिए ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। Y जीन और ये M जीन, मिनिएचर विंग के जीन दूर दूर में हैं, इसीलिए क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हुआ है, जबकि इनमें क्रॉसिंग ओवर कम हुआ है। समझे मेरी बात, क्लियर है। तो ये डायग्राम यही बताता है कि जितने नए टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, जितने नए प्रकार के कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर हुआ है, और जितने नए कॉम्बिनेशंस कम हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर कम हुआ है या लिंकेज ज़्यादा है। क्लियर है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ना लिंकेज को। ओके, ठीक, बाय।